गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक संस्थाएं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 का तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन संबंधी उपबंध दिए गए हैं। आर्टिकल 324 के अनुसार भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कुल 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक हो सकता है। चुनाव आयोग का कार्य। चुनाव आयोग जो भारत का निर्वाचन आयोग है वह केंद्रीय विधानमंडल अर्थात लोकसभा या राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। चुनाव में मतदाताओं की उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है वह सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3 होती है। आर्टिकल 326 के अनुसार भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो मतदान कर सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। आइए राष्ट्रीय दल या नेशनल पार्टी के बारे में जान लेते हैं। कौन से दल होते हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो पहला उपबंध देखते हैं। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में कोई दल 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही वह किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई दल लोकसभा में 2% सीटें प्राप्त कर लेता है और जो है वो सीटें 3 राज्यों से प्राप्त कर ले तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, ये सभी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। राज्य स्तरीय दल होने के लिए क्या योग्यताएं हैं? तो राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए किसी भी पार्टी को राज्य विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से पड़े हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना होता है तथा इसके अलावा उसे संबंधित राज्य में 2 सीटें भी प्राप्त करनी होती हैं। इसके अलावा यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में पड़े हुए मतों में से कुल 6% मत प्राप्त कर ले, इसके अलावा उस संबंधित राज्य से लोकसभा की कम से कम 1 सीट प्राप्त कर ले तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा या स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वर्ष 1926 में ली कमीशन की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के संगठन, सदस्यों, नियुक्ति एवं शक्तियों का वर्णन है। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक हो सकता है, दोनों में से जो पूरा हो। आर्टिकल 315 के अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स यानी आर्टिकल 315 के अनुसार एक पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्र के लिए होता है। इसके अलावा राज्यों में भी पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। आर्टिकल 316 कहता है अपॉइंटमेंट्स ऑफ मेंबर्स एंड टेन्योर्स यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो मेंबर्स हैं उनका जो है कार्यकाल के बारे में ये कहता है। तो जो सेंटर यानी केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होता है उसके सदस्य 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक उनका कार्यकाल होता है। लेकिन स्टेट में जो लोक सेवा आयोग होते हैं
उनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष मिनिमम, और उनकी उम्र 62 वर्ष तक ही अपना कार्यकाल कर सकते हैं। आर्टिकल 319 के अनुसार आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने तक रोक इस आर्टिकल 319 के तहत लगती है। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताता है। वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन संघ एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन के लिए वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का गठन आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया गया है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान वित्त आयोग 15वां है और इसके अध्यक्ष नंद किशोर सिंह या NK सिंह हैं। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है और यह 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया है और 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। इन राजभाषा से संबंधित उपबंध भाग 17 में संविधान के और आर्टिकल 343 से 351 तक हैं। आर्टिकल 343 एक के तहत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी लिपि होगी। आर्टिकल 343 2 के तहत संविधान के प्रारंभ से सिर्फ 15 वर्षों तक यानी सन 1965 तक उन सभी शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। आर्टिकल 344 के अनुसार राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है और इसे राजभाषा आयोग कहते हैं। राजभाषा आयोग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा आर्टिकल 344 4 के तहत एक संयुक्त संसदीय समिति करेगी, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के कुल 10 सदस्य होते हैं, यानी कुल संसद सदस्य 30 लोगों की ये समिति होती है जो इन सिफारिशों की परीक्षा करती है। राजभाषा पर प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन नवंबर 1957 में श्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में गठित की गई थी। आर्टिकल 345 के अनुसार किसी भी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को या उस राज्य के शासकीय कार्यों या सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। कहने का मतलब जिस किसी भी राज्य का विधानमंडल है वह अपने विधानमंडल के कार्यों के लिए उस राज्य की जो मातृभाषा है उसका या हिंदी का वह यूज कर सकता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। हिंदी राजभाषा अपनाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई है। आइए अंग्रेजी राजभाषा वाले राज्य मिजोरम, मेघालय तथा नागालैंड अंग्रेजी राजभाषा वाले राज्य हैं। आर्टिकल 348 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार आर्टिकल 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। राज्य के विधानमंडल का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आर्टिकल 351 के अनुसार संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश दिए गए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में इस संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कुल प्रादेशिक भाषाएं 22 हैं। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। 15वीं जो भाषा है सिंधी को आपके 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं सूची में सम्मिलित किया गया 1967 में। 16वीं नेपाली, 17वीं कोंकणी, 18वीं मणिपुरी, इन तीनों भाषाओं को
71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। 19वीं बोडो, 20वीं डोगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं संथाली, इन सभी चारों भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अंग्रेजी, भोजपुरी और राजस्थानी 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं, अर्थात इन भाषाओं का 8वीं सूची में कोई जिक्र नहीं है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय संस्थाएं, इन संस्थाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल वे संस्थाएं होती हैं जिनका मेंशन संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वे संस्थाएं होती हैं जिनका जो मेंशन है वो भारतीय संविधान में नहीं है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं उनमें कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं। तो ये आती हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा एवं राज्यसभा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में दो आती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी को हम वैधानिक निकाय और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी को गैर वैधानिक निकाय कहते हैं। वैधानिक निकाय इस्टेब्लिश बाई लॉ द्वारा अर्थात कानून के द्वारा बनाई जाती हैं और गैर वैधानिक संस्थाएं यानी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी सरकार के आदेश से बनाई जाती हैं, इस्टेब्लिश बाई गवर्नमेंट। वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आते हैं, जबकि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत अर्थात गैर वैधानिक निकायों के अंतर्गत नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन या वर्तमान नीति आयोग आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। NHRC का एक अध्यक्ष होता है। प्रथम जो अध्यक्ष थे NHRC के थे वो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में HL दत्तू NHRC अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य NHRC के सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। NHRC का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। NHRC के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति करता है। आइए इस समिति में देख लेते हैं कौन कौन होता है। तो इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता तथा उपसभापति राज्यसभा, यानी ये 6 लोग मिलकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष की या सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट NHRC, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष तक वो अपना कार्यकाल कर सकते हैं। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग सन 1955 में बना। इसके अध्यक्ष MCC तलवार थे। वर्तमान में 21वें विधि आयोग का कार्यकाल चल रहा था और इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2018 तक था। इसकी अध्यक्षता बलबीर सिंह चौहान जी कर रहे थे। योजना आयोग अर्थात प्लानिंग कमीशन, इसका गठन 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित कर गठन किया गया था। इसका कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। इसका उद्देश्य कृषि पर फोकस करना था और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। साथ ही योजना आयोग की समाप्ति कर दी गई। योजना आयोग की समाप्ति 13 अगस्त 2014 को की गई। इसके स्थान पर नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन का गठन किया गया और इसके प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री पदेन होते हैं और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। नीति आयोग
के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं। तो यह इस पोस्ट पर वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। तो बच्चों, फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए स्टडी नेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।